जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। धनराज सुमन जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आ जाइए जल्दी से। जैसा कि आपको पता है, पहला टेस्ट हमारा चल रहा है, जिसका कल हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके आगे के 50 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। क्लियर हुआ? यानी 50 से लेके 51 से लेके 100 तक के आज हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। सोनम परियार जी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग भाई। चलिए जल्दी से आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, अपने स्टेटस पे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपने आप जुड़ पाएँ। क्लियर है दोस्तों? 50 क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं और आज हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहला टेस्ट आपका हो चुका है, दूसरा टेस्ट कल सुबह मॉर्निंग में आपके लिए डल जाएगा। आप कभी भी उसको उसके बाद दे सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप आसानी से उस टेस्ट को दे सकते हैं। कल 3 तारीख है, 3 तारीख को आपका दूसरा टेस्ट डल जाएगा, अगला टेस्ट 5 तारीख को डलेगा, फिर 7 को डलेगा। इसी तरीके से आपके 11 टेस्ट डलने वाले हैं। कितने टेस्ट डलने वाले हैं दोस्तों? 11 टेस्ट डलने वाले हैं साइंस से, और हर सब्जेक्ट के हैं ऐसे। पर्टिकुलर ये नहीं है कि सिर्फ साइंस का ही चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट आपके लिए डल रहे हैं। चलिए जल्दी से आ जाएं। चलिए एक बार सभी लोग बहुत प्यार से और बहुत मज़ेदार तरीके से लिंक को एक बार शेयर कर दें, फटाफट शेयर कर दें। चलिए, ये है आपका टेस्ट है, 11 टेस्ट है मात्र 51 रुपये में। कहाँ मिलेंगे ये आपको 11 टेस्ट मात्र 51 रुपये में? ये आपको मिलेंगे यहाँ, वर्तिका क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वर्तिका क्लासेस ऐप, ये इसका लोगो है। क्लियर है? प्ले स्टोर पे है, इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप, मोबाइल नंबर डालना है, OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना कि स्टूडेंट की आईडी बनाना है। किसकी आईडी बनाना है? स्टूडेंट की। पेरेंट की आईडी नहीं बनाना है, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे, सीधी सी बात है। चलिए, फिर यहाँ जाना आप टेस्ट सीरीज में। जब आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो इस टेस्ट सीरीज में जाने के बाद आपको यहाँ टेस्ट मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप लेना चाहते हो, वो टेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए 51 से लेके 50 तक की सीरीज चालू करते हैं, इंतजार आपका खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 आपका आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को, यानी चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके। क्लियर है? उस चुंबक के प्रभाव को क्या किया जा सके? अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय परिपथ, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय फ्लक्स, और ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, और आपको आंसर बताना है कि कौन सा है। चलिए, जिन्होंने टेस्ट दिया है वो कृपया करके अपने नंबर जरूर बताइएगा कि कितने नंबर उनके आए हैं, और हाँ आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका टेस्ट का कैसा क्या स्कोर रहा आंसर के अकॉर्डिंग। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, सभी लोग जल्दी आंसर दें। भाई, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसके प्रभाव को क्या किया जा सकता हो, महसूस यानी अनुभव किया जा सकता हो। किसके क्षेत्र? कि सर चुंबक के। किसके? चुंबक के। और चुंबक के चारों ओर जब कोई क्षेत्र बनता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। मीना पटेल जी बिल्कुल सही हैं। वह क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय परिपथ, ये चुंबकीय परिपथ अलग होता है। चुंबक का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप चुंबक को कवर करते हो उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय परिपथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चुंबकीय परिपथ बोला जाता है। चुंबकीय फ्लक्स कि कितना चुंबक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आप कर पा रहे हो, वह आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। घनत्व, कितनी सघनता से कर पा रहे हो, वह उसका घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक
चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ये दोनों चीज आपको बताना है कि इनमें से क्या होगी। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, चलिएगा बताइएगा। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रतीक यानी प्रतीक और मात्रक क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपके लिए ये रहा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा एंड ऑप्शन नंबर चौथा, ए बी सी डी। क्या प्रतीक ये है, एसआई मात्रक जो भी मात्रक है वो क्या एम्पियर ऑन टन्स है। क्या प्रतीक ये है, एसआई मात्रक एम्पियर टन पर वेबर है। क्या बीटा है, क्लियर है। क्या मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर है, या फिर फाई है, ये फाई है, क्लियर है। या फिर मात्रक सिर्फ वेबर है, जल्दी से बताएं। भाई आंसर बताइए, आंसर। अरे यार इनको आंसर तो आते नहीं। चलिएगा कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका आंसर होगा चौथा वाला। चुंबकीय फ्लक्स का जो प्रतीक होता है वो फाई से डिनोट किया जाता है, और जो मात्रक होता है वह मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। क्लियर हुआ, तो ये नोट कर लीजिएगा, आंसर जो होगा वो ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 53। चुंबकीय फ्लक्स का अन्य मात्रक। भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, अभी आपने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वह कौन सा है, वेबर है। टीचर मान लिया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है। लेकिन इसके अलावा भी चुंबकीय फ्लक्स का इसके अलावा भी मात्रक क्या होगा, क्लियर है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंड तीसरा ऑप्शन एंड चौथा ऑप्शन। क्या मैक्सवेल होगा, या एम्पियर टन पर वेबर होगा, या टेस्ला होगा, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। लेकिन वेबर जो मात्रक है ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। क्लियर है। अब अगर ये दूसरा मात्रक पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का अन्य मात्रक कौन सा है, तो ये सीजीएस मात्रक पूछ रहा होगा। कौन सा मात्रक पूछ रहा होगा, सीजीएस मात्रक पूछ रहा होगा। चलिएगा बताइएगा। गोपाल लोधा जी बता रहे हैं कि सर बी होगा, एम्पियर टन पर वेबर। सोनम परिहार जी डी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। रीड कर दिया। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका जो सीजीएस मात्रक है, कौन सा है, सीजीएस पद्धति का। एसआई पद्धति का तो वेबर है, सीजीएस पद्धति का मावर इसका मैक्सवेल है। क्या है, मैक्सवेल है। क्लियर हुआ, इसका आंसर क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स के दो मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक होता है आपका वेबर, और इसका सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है, मैक्सवेल। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसी चुंबक में उच्च धारणा शक्ति और किसी चुंबक में उच्च धारणा शक्ति और उच्च निग्राहिता होता है, इसको क्या कहा जाता है। कुल मिला के पूछना वो ये चाह रहा है। क्लियर है, इसको क्या कहा जाता है, कुल मिला के वो पूछना ये चाह रहा है। क्या इसको कृत्रिम चुंबक बोलेंगे, या इसको स्थायी चुंबक बोलेंगे, अस्थायी चुंबक बोलेंगे, या प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। इसमें से कौन सा है जो आंसर सही होगा। यानी किसी चुंबक में अगर उच्च धारण शक्ति है और उसमें ही उच्च निग्राहिता है तो फिर उस चुंबक को क्या बोला जाएगा, अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, या फिर प्राकृतिक चुंबक। क्लियर है, या फिर आपका प्राकृतिक चुंबक, या फिर आपका कृत्रिम चुंबक बोलेंगे। बताएं। हेमल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। देखिएगा उच्च धारण शक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सर उच्च धारण शक्ति होना चाहिए, कि ठीक है उच्च धारण शक्ति, और उच्च ही निग्राहिता होना चाहिए। यानी उसमें धारण करने की क्षमता, खींचने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की क्षमता भी ज्यादा होना चाहिए, क्षमता भी। तो ये तो स्थायी चुंबक में होगा। किसमें होगा, स्थायी चुंबक में होगा। किसमें होगा,
स्थायी चुंबक में, तो इसको क्या बोला जाएगा? स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में इतनी ज्यादा उच्च धारणा शक्ति नहीं होती है, इतना अट्रैक्शन अस्थायी चुंबक में नहीं देखने को मिलता जितना कि स्थायी चुंबक में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है? स्थायी। क्या नाम है? स्थायी। चलिएगा 54 क्वेश्चंस। टेम्पररी मैग्नेट अभी अपन ने देखा किस धातु से बनाए जाते हैं। क्लियर है? टेम्पररी मैग्नेट किस धातु से बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। नर्म लोहे से, या इनमें से कोई नहीं, या सिलिकॉन स्टील की छड़ से, या फिर दोनों से, यानी इन दोनों से, या फिर कोई नहीं, या फिर नर्म लोहे से, या सिलिकॉन स्टील की छड़ से। चलिएगा अनुपम दुबे जी आंसर होगा बी। किसका बता रहे हैं भाई? चलिए आंसर दीजिए इसका। बताइए क्या आंसर होगा? अनुपम जी ए, नर्म लोहे से। चलिएगा दोस्तों देखो, इसमें नर्म लोहा भी आंसर सही है, इसमें सिलिकॉन की छड़ भी आंसर सही है, इसका मतलब आंसर होगा दोनों। क्या होगा? दोनों। इसमें नर्म लोहे का भी यूज किया जाता है और इसमें सिलिकॉन स्टील की छड़ का भी यूज किया जाता है, दोनों का यूज किया जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा, ये क्या होता है इसमें, डी वाला। कौन सा होगा? डी वाला। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है 56। दाया हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्लियर है की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट हैंड रूल की दिशा, खालिस्तान की दिशा, तो राइट हैंड रूल और एक होता है लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? एक होता है थंब रूल। क्या होता है? थंब रूल। दो देखो, तीन नियम होते हैं ये, एक होता है राइट हैंड रूल, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है थंब रूल, एक होता है स्क्रू नियम, मैक्सवेल का स्क्रू नियम। मैक्सवेल ने स्क्रू को क्या किया था? कस के बताया था, उसमें बताया था कि किधर दिशा लग रही है, किधर बल लग रहा है, किधर चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है, क्लियर है, किधर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, वो सारी चीजें मैक्सवेल ने उनके स्क्रू के नियम में दी थी। क्लियर है? ये है मेंडलीव का, किसका है? मेंडलीव का, सॉरी फ्लेमिंग का। किसका है? फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग का। चलिएगा तो जो दायां हाथ का नियम है वो क्या बताता है? दायां हाथ का नियम बताता है कि किसकी दिशा बता रहा है? तो दोस्तों समझिएगा, दायां हाथ का नियम बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। क्लियर है? इसको बोलते हैं, क्लियर है, ऐसे बनाइए हाथ को, इस तरीके से रखिएगा। ये बताता है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि बल किधर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, क्लियर है, फ्लक्स कहां होगा। ये सारी चीजें कौन बताता है? दायां हस्त नियम, राइट हैंड रूल। कौन बताता है? दायां हस्त नियम, राइट हैंड रूल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी। चलिएगा 57 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 57। विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने के लिए किस नियम का, क्लियर है, अगर विद्युत चुंबक है उसके पोल आपको देखना है। सपोज दैट कि ये एक चुंबक है, क्लियर है, मैंने मान लिया कि ये एन है और ये एस ध्रुव है, तो ये दोनों क्या हुए? ये दोनों क्या हुए? ये दोनों हुए पोल। तो इन दोनों पोल की एन कौन सा है, एस कौन सा है, इसको ज्ञात करने के लिए, क्लियर है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या किस नियम का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। पहला नियम है हेलिक्स का, दूसरा नियम है सिरों का नियम, तीसरा नियम है दोनों का, और आपका चौथा नियम है कि इनमें से कोई नहीं। किस नियम का प्रयोग किया जाता है? अनुपम दुबे जी 55 का ए। हाँ भाई होगा। 55 कौन सा था भाई? 55 का दोनों आएगा, सिलिकॉन स्टील की छड़ भी यूज की जाती है। नर्म लोहा ठीक है, सही है वो भी आंसर, लेकिन उसमें सिलिकॉन स्टील भी छड़ भी यूज की जाती है, दोनों का प्रयोग किया जाता है नर्म लोहे को बनाने में। क्लियर हुआ दोस्तों? देखो क्लास को शेयर कर दीजिए एक नंबर तरीके से, क्लियर है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें एक बार फटाफट और इसका आंसर दें। सोनम पर यार सी आंसर होगा, दोनों नहीं भाई, सोनम जी आंसर नहीं, ये नहीं होगा भाई। हेलिक्स ने दिया था, किसने दिया था? हेलिक्स ने दिया था। हेलिक्स ने बताया था कि चुंबकों के अगर ध्रुव ज्ञात करना है तो हेलिक्स ने एक नियम दिया था कि भाई दोनों चुंबक को एक पास में लाओ, क्लियर है, दो चुंबक को एक पास में लाओ, अगर अलग अलग सिरे होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे और अगर अलग अलग सिरे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? दुर्गेश दिवाकर जी बी नहीं होगा भाई, हेलिक्स का नियम होगा ए वाला। चलिएगा 58
देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व होता है, क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व है और जो चुंबकन बल है यानी चुंबक का जो बल है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, क्या होगा? अनुपात होगा। इस अनुपात को क्या कहा जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। क्लियर है? इसको चुंबकनशीलता बोलेंगे, या फिर इसको चालकता बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स लीकेज फैक्टर बोलेंगे। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसको क्या बोला जाएगा। चलिएगा, आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात। क्लियर है? सोनम परिहार जी, चुंबकन क्षेत्र सामर्थ्य नहीं, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा चुंबकनशीलता। क्या बोला जाएगा? चुंबकनशीलता। भाई उसका घनत्व कितना है? चुंबक जो है, इस चुंबक का घनत्व कितना है और उस चुंबक में बल कितना है? बल कौन सा? अट्रैक्ट और डिट्रैक्ट करने वाला। कौन सा? अट्रैक्ट और डिटेक्ट करने वाला। डिट्रैक्ट यानी रिपल्सिव, आप इसको रिपल्सिव भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये बल भी होना चाहिए। इन दोनों का जो अनुपात है, इस अनुपात को ही अपन बोलते हैं चुंबकनशीलता। क्या बोलते हैं? चुंबकनशीलता। क्लियर हुआ? इसी अनुपात को बोला जाता है चुंबकनशीलता। चलिएगा, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपको बताना है कि किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने का गुण खालिस्तान कहलाता है। किसी पदार्थ को अवशिष्ट चुंबकत्व यानी अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? चलिएगा, आंसर दीजिएगा। 59 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चुंबकन तीव्रता, निग्राहिता, धारण शक्ति या चुंबकन बल, इनमें से आपका आंसर क्या होगा? सोनम परिहार ए। क्लियर है? बिल्कुल सही है। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लगा दूंगा। क्या बोलेंगे इसको? चुंबकन तीव्रता। किसी भी पदार्थ का अपशिष्ट चुंबकत्व, जो भी उसका अपशिष्ट चुंबकत्व होगा, क्लियर है, उसको जो धारण करने की जो उसके गुण है या शक्ति है, क्लियर है, धारणा शक्ति। अरे भाई, धारणा शक्ति से गोपाल लोधा जी धारणा शक्ति मत लगाइए, उसको बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नेट जो होती है आपकी कई टाइप की होती है। एक होती है टेरोमैग्नेट, एक होती है फेरोमैग्नेट, एक होती है एरोमैग्नेट। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, चुंबकनशीलता का मान कितना होता है? क्लियर है? इकाई से कम होता है, इकाई से अधिक होता है, इकाई के बराबर होता है, या फिर इकाई से, या फिर इकाई ही होता है? इसका आंसर आपको देना है। क्लियर है? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ए, बी, सी एंड डी। इकाई से कम है, इकाई से काफी अधिक है, इकाई से अधिक है, या फिर इकाई है। क्लियर है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? इसके अलावा टेरो होती हैं। क्लियर है? 3 टाइप की मैग्नेट्स होती हैं। गोपाल लोधा जी, ये तो पिछला वाला आंसर है। इसका आंसर दें। इकाई से कम होगी, इकाई से काफी अधिक होगी, या फिर आप बताइएगा कि इकाई से अधिक, या फिर इकाई से काफी अधिक, या फिर इकाई है, या इकाई से कम है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। हमें तो लूट लिया। बताएं आंसर क्या होगा। अरे यार, आंसर ही नहीं आ रहा आप लोगों को, क्या मतलब आ रहा है? क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? इकाई से काफी अधिक। इसमें बहुत चुंबकनशीलता होती है।
क्लियर है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसकी चुंबकनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका मान इकाई से काफ़ी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 60, क्वेश्चन नंबर 61, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है। क्लियर है। पहला है आर्किमिडीज पर, दूसरा है डोल्टन पर, तीसरा है आइंस्टाइन पर, चौथा है आपका पास्कल के नियम पर। ये तो आपको आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। आपको बताना है कि हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस नियम पर यानी किस सिद्धांत पर काम करते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे करते हैं, डोल्टन के पे करते हैं, आइंस्टीन के पे करते हैं, या फिर पास्कल के नियम पे काम करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। क्लियर है। यहां देखिएगा जो हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह या हाइड्रोलिक प्रेस है या हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये द्रव, क्लियर है, ये द्रव के दाब पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? द्रव के दाब पर ये काम करते हैं। किसके काम करते हैं? द्रव के दाब पर ये काम करते हैं। दूसरी चीज देखिएगा, जो द्रव का दाब होता है इसका नियम पास्कल ने दिया था। किसने दिया था? पास्कल ने दिया था। पास्कल ने बताया था कि द्रवों के अंदर एक गुण पाया जाता है, यानी जिसको द्रवों का दाब बोला जाता है, वही नियम किसने दिया था? पास्कल महाराज अपने देखे गए थे। क्लियर है। पास्कल ने ही हाइड्रोलिक प्रेस का आविष्कार किया था, आप ऐसा मान सकते हैं। दूसरा चीज है, डोल्टन ने तो परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी E बराबर mc²। E बराबर mc²। E का मतलब एनर्जी होता है, यानी ये होता है मास। क्लियर है। और ये होता है प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था, किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। आर्किमिडीज ने भी अपना एक सिद्धांत दिया था। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी वाला, पास्कल के नियम पर। किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। चलिएगा अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 62, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, इस बल को क्या कहा जाता है? क्लियर है। उत्प्लावन बल कहा जाता है, गुरुत्व बल कहा जाता है, पृष्ठीय बल कहा जाता है, या फिर श्यानता बल कहा जाता है। क्लियर है। एक वस्तु को आप द्रव में डुबोगे तो उसको डुबोने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि नीचे से उस वस्तु में क्या लगता है? बल लगता है। भाई नीचे से एक बल काम करता है। ऐसा कौन सा बल है जो उस पर काम करता है? क्या गुरुत्वीय बल काम करता है? गुरुत्वीय बल हमेशा कहां काम करता है? नीचे की तरफ काम करता है। और जब अपन उसको नीचे डुबो रहे हैं तो इसको नीचे की तरफ काम करना चाहिए, ना कि ऊपर की तरफ। उसके ऊपर एक अपोजिट बल काम करता है जो उसको ऊपर धकेलता है, फिर अपन उस पर प्रेशर डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं। तो ये तो होगा नहीं। क्लियर। पृष्ठीय बल, क्लियर। उत्प्लावक बल, ये भी नहीं होगा, उत्प्लावक बल यहां नहीं लगता। दूसरा आता है श्यानता बल और पृष्ठीय बल। अब बताइएगा दोनों में से आंसर क्या होगा? श्यानता बल या पृष्ठीय बल, दोनों में से आंसर क्या होगा? देखिएगा आप, ये द्रव है, ये मान के चलो कि क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्लियर है। अगर इसमें मुझे इस रिमोट को डुबाना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसका शेप चेंज कर दूं ताकि आसानी से ये चला जाए। क्लियर है। या फिर इसको अगर ऐसे डालूंगा तो इस पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इसको अगर ऐसे डालेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा, ऐसे डालेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। तो मतलब शेप और साइज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है। तो यहां पृष्ठीय बल भी नहीं आएगा क्योंकि पृष्ठ पे डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है श्यानता बल पे। किस पे डिपेंड करता है? श्यानता बल पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? क्लियर है। किस पे डिपेंड करता है? श्यानता बल पर। क्लियर। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर कौन सा बल काम करता है? एक बल। अब बताइए, जो वस्तु ज्यादा श्यानता होगी, क्लियर है, उसमें बल ज्यादा लगेगा। जो वस्तु कम श्यानता होगी, जिसकी श्यानता कम होगी, उस पर श्यानता क्या लगेगा? कम लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, वस्तु का अपेक्षित घनत्व, जो वस्तु का अपेक्षित घनत्व होता है वह किसके बराबर होता है? वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह किसके बराबर? जल का घनत्व डिवाइडेड बाय वस्तु का घनत्व। क्लियर है। वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय जल का घनत्व। क्लियर है। वायु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, ये तो हटा दो, वायु कहां से आ गई? अपन को देखना है वस्तु का घनत्व। क्लियर है। इनमें से कोई नहीं, तो यहां आएगा वस्तु का घनत्व, वस्तु का
घनत्व डिवाइडेड बाय जल का घनत्व। किसका? जल का घनत्व। ये आंसर जहां दिख रहा है वो लगा दो, आंसर है बी वाला, यानी वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय जल का घनत्व। यही होगा किसी भी वस्तु का आपेक्षित घनत्व। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? आपको बताना है कि एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि एक वायुमंडलीय दाब, क्लियर है? चलिए बताइएगा पहले, एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? एक वायुमंडलीय दाब, क्लियर है, कितने पास्कल के बराबर होता है? अब आंसर बता दीजिएगा, आंसर क्या होगा, और अगर आप आंसर ढूंढ पा रहे हो तो। दोस्तों अगर आप आंसर ढूंढ पा रहे हो तो आंसर बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। क्लियर है? जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। आज 20+ लाइव चाहिए, मेरा टारगेट है। कितने लाइव? 20+। और ये मेरा नहीं, ये आपका टारगेट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइव लाइक तो हो ही जाएगा, पहले लाइव लाइए। चलिएगा, तो ये कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। क्लियर हुआ? कैसे कि भाई 5 है, 10 की घात 5 है। चलिए देखिएगा, 1.013 इंटू 10⁵। अब बताइएगा 10⁵ 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 1 3 10⁵2 हो जाएगा। 2 को पीछे रखोगे 1 0 1 3 0 0 0। ये होता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर पास्कल। तो ये इसी के बराबर है, इसमें पीछे एक जीरो लगा लो, खत्म है। क्लियर हुआ? क्या हुआ? कितने पास्कल के बराबर होता है? इतने पास्कल के बराबर। चलिए 65 क्वेश्चन, जब वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आपने भी कभी देखा होगा, जब आप पानी वगैरह में नहाते होंगे, नदी कुएं वगैरह में नहाते होंगे, तो हमको हल्का सा महसूस होता है, अरे क्या रिलैक्स मिल रहा है। आदमी, अमीर आदमी पानी में पड़ा रहता है ऐसे करके। क्लियर है? एक टब बना लेगा, उस टब में पड़ा रहेगा आराम से। क्यों? उसको हल्का सा महसूस होगा, रिलैक्स फील आएगा, बॉडी में वेट कम हो जाएगा। लगता है ऐसा, होता नहीं है भाई। वेट तो वो बाहर निकल के देखना, वेट तो वही रहेगा। क्लियर है? लेकिन ऐसा फील होता है कि हाँ हमारा वजन क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो ये जो है कि द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या आती है? कमी होती है। यह कमी उस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होती है। यह किसका सिद्धांत है? चलिएगा ये बताइएगा कि यह किसका सिद्धांत है, यह किसने दिया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आपको देना है। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्लियर है? साक्षी रघुवंशी जी, सर आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है। अभी आर्किमिडीज का सिद्धांत आया था, मैंने वहां डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जब क्वेश्चन है तो ये डिस्कस यहीं हो जाएगा। आर्किमिडीज भाई साहब ने बोला था कि अगर किसी वस्तु को किसी पानी में आंशिक या पूर्णतः तरीके से आप डुबोया जाता है तो वह हल्की हो जाती है। यानी क्या हो जाती है? हल्की। वह उतनी ही हल्की होती है जितना अपने डूबने पर वो पानी को विस्थापित करती है। भाई अगर किसी पानी में कोई चीज डूबेगी तो वहां की चीज को हटाएगी कि नहीं हटाएगी? तभी तो डूबेगी। क्लियर है? जब अपन पानी में जाते हैं, पानी बोलते हैं साइडर भाई आया है, तो भाई आया है क्या मतलब क्या होता है? अपन वहां जा रहे हैं, यानी उस जगह में से जितना पानी है उसको विस्थापित कर देंगे। तो इसका भार जितना हल्का होता है, जितना कम होता है, ये उतने ही पानी को क्या करती है? विस्थापित करती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। पास्कल का सिद्धांत अभी पता चला गया। ये दाब पे है, किस पर है? दाब पर। और कौन से दाब पर? लिक्विड के दाब पर। किसके दाब पर? लिक्विड के दाब पर। न्यूटन ने लो दिया था एम ए इज इक्वल टू एम ए। आइंस्टीन की इक्वेशन अभी आपको बताई दी, एम इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये इन चारों का डिस्क्रिप्शन है। आंसर जो होगा वो होगा आर्किमिडीज। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66, पारे का 1 mm यानी पारे में जो 1 mm दाब होगा वो कितने पास्कल के बराबर होगा? पारे के अंदर जो 1 mm दाब होगा वह कितने पास्कल के बराबर होगा, यह आपको बताना है कि पारे का 1 mm कितने पास्कल के बराबर होता है। यानी पारे में दाब लगता है भाई, तभी नापता है वो चीजों को। क्लियर है?
पारे में जो 1 mm दाब होगा, कितना होगा? 1 mm दाब, ये कितने पास्कल के बराबर होगा? पारे का, देखो पारे का यूज कहां किया जाता है कि सर पारे का यूज किया जाता है, देखिएगा पारे को समझिएगा, पारे का यूज किया जाता है थर्मामीटर में। किसमें? थर्मामीटर में। क्लियर है? जब थर्मामीटर में इसका यूज किया जाता है तो ये ताप को नापता है। किसको नापता है? ताप को नापता है। ये किस ताप को नाप सकता है? ये 150 डिग्री, माइनस 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 75 डिग्री सेल्सियस तक का ये ताप नाप सकता है। इससे ज़्यादा का ये ताप नहीं नाप सकता। लेकिन जो ताप को तो नापता है पारा, लेकिन पारे में क्या होता है, जब इसको पहाड़ों पे ले जाया जाता है, कहाँ पर? पहाड़ों पर। पहाड़ों का मतलब होता है इसको ठंड भरे अगर एरिया में ठंड भरे अगर एरिया में ले गए, सर्दी वाले एरिया में ले गए तो ये जम जाता है। तो इसकी जगह पे एल्कोहल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एल्कोहल का यूज किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल वहां पे भी नहीं जमता। एल्कोहल क्या होता है? जमता नहीं है। तो देखें, पारे का यूज थर्मामीटर में किया जाता है, ताप को नापने के लिए किया जाता है, इतना ताप ये नाप सकता है। दूसरी चीज है, पहाड़ों पर ठंड में ये जम जाता है। पहाड़ों पर ठंड में ये क्या हो जाता है? ये जम जाता है। इसलिए जमे ना, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वहां पे उसमें एल्कोहल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? एल्कोहल भरा जाता है। तो 1 mm पास्कल का मतलब होता है 0.75 पास्कल। क्लियर है? कितना होता है? 1 mm पारे का मतलब होता है, 1 mm पारे का मतलब होता है 0.75 पास्कल। क्या होता है? 0.75 पास्कल। क्लियर हुआ? नहीं 133 पास्कल नहीं होता, ये होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। टोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी लगा लेना, ये आएगा ही आएगा पेपर में, ये तो आएगा। इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सही है। 1 mm पास्कल की वैल्यू, सॉरी 133 पास्कल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 mm पारे की वैल्यू 133 पास्कल के बराबर होती है। ये वाला आंसर होगा। कौन सा होगा? ये वाला। चलिएगा, टोर जो होती है निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? ये उत्प्लावक बल का होता है, श्यानता का होता है, या द्रव का विशिष्ट घनत्व होता है, या फिर दाब का होता है? 1 2 3 4 आपको बताना है इनमें से आंसर क्या होगा। क्लियर है? हाँ जी, साक्षी रघुवंशी जी आंसर डिलीट नहीं करें, आंसर सही था, 133 ही होता है, थोड़ी सी गलती हो गई थी। टोर जो है वो किसका मात्रक है, यानी किस चीज को नापने के लिए टोर का यूज किया जाता है। क्लियर है? किस चीज को नापने के लिए टोर का यूज किया जाता है? तो दोस्तों, टोर जो है, जैसे आपने दाब पढ़ा है, क्या पढ़ा है? दाब। दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है? कि हाँ सर, दाब का जो मात्रक है वो क्या है? पास्कल। इसी दाब का एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं टोर। क्या बोलते हैं? टोर। यानी टोर जो है वो किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। टोर जो है वो किसका मात्रक है? प्रेशर का। बिल्कुल सही है, दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है, प्रेशर का। क्वेश्चन नंबर है 68। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। एक चुंबक जो है वो एक बंद चालक के क्या है? निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, क्लियर है, एक चुंबक एक चालक के पास में है। जैसे मान के चलो कि ये एक चुंबक है, ये एक मैग्नेट है, और ये क्या है? एक चालक है। इस चालक के निकट है तो इसमें धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षित गति हो। क्या हो? आपेक्षित गति हो। तो बताइएगा इस 68 का आंसर क्या होगा? इनके बीच में क्या होना चाहिए? आपेक्षित गति होना चाहिए। इनके बीच में क्या होना चाहिए? आपेक्षित गति होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि इन दोनों के बीच में आपेक्षित
इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, आपेक्षिक गति होना चाहिए, तभी अपन बोल पाएंगे कि हाँ उनमें करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, इनमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट धारा उत्पन्न की जा सकती है। चलिए 69 क्वेश्चन, कौन सा है 69 क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से, यानी चुंबकीय प्रेरण जो होता है इसके समय के साथ बदलने से बिंदु पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होता है या वैद्युत क्षेत्र होता है या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको इनमें से देना है। चलिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। बताइए, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से बिंदु पे उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, चलिए बताइएगा। चुंबकीय प्रेरण क्या बताना है, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से पर क्या उत्पन्न होता है, जल्दी से बताएं। दोस्तों आंसर दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर आएगा भी नहीं। देखिएगा, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से फ्लक्स निकलता है, क्या निकलता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। इनमें फ्लक्स है कहीं पे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चुंबकीय बी, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, समय के साथ प्रेरण बदलने से चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता, वो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा, ग्रेविटी होगा, यानी जहां पे ग्रेविटी की बात करेंगे वहां गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति जब करते हैं तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर है। वैद्युत क्षेत्र जब आवेश गति करते हैं, क्या करते हैं, आवेश, आवेश जब गति करते हैं, आवेश का मतलब होता है चार्ज, क्या गति करते हैं, चार्ज जब होते हैं तो वहां पर क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है, क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। क्लियर हुआ। चलिएगा अगला देखिएगा, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 70, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा जल्दी से कि जो आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है, 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या आपको बताएगा, यानी आप क्या बताओगे उसके, तप्त तार एमीटर मापता है, तप्त तार एमीटर क्या मापता है, आंसर दें। तप्त तार एमीटर क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान, ये उच्च मान मापता है, औसत मान मापता है, मूल औसत वर्ग धारा मापता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो तप्त तार एमीटर, क्लियर है। पहले तो यहां समझें कि एमीटर क्या मापता है, क्लियर है। जो एमीटर होता है वो क्या मापता है, वो धारा को मापता है, उसी में क्या आ गया, तप्त तार, क्लियर है। तो ये क्या मापेगा, क्लियर है, क्या मापेगा, ये मापेगा उच्चतम मान, किसका, प्रत्यावर्ती धारा। दो तरीके की धारा होती हैं, एसी और डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, क्लियर है। तो दो तरीके का करंट होता है। चलिएगा 71 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया, कहां रखा गया, पूर्व से पश्चिम दिशा में, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, यानी एक छड़ है, मान के चलो कि ऐसी है, ये मैंने मान लिया पूर्व है, अंजलि उपाध्याय जी ये ए है, मैंने मान लिया कि पूर्व है और ये किधर है, पश्चिम है।
तो मैंने अगर इसको पूर्व पश्चिम मान लिया, ये पूर्व पश्चिम दिशा की ओर है, इसको क्षैतिज रखा गया। कैसा रखा गया? क्षैतिज रखा गया, और इसे गिरने के लिए छोड़ दिया गया। तो जब इसको गिरने के लिए छोड़ा जाएगा तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, क्या होगा? विभवांतर होगा, वो कितना होगा भाई? इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? क्लियर? शून्य रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, या की दिशा बदलती रहेगी, या उसकी दिशा जो है वो बदलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 71, आंसर दें, क्या होगा? साक्षी रघुवंशी, आंसर होगा सी, साक्षी रघुवंशी, साक्षी। क्लियर है? सी मतलब घटता जाएगा। एनीथिंग एल्स? क्या होगा भाई इसका आंसर? घटेगा, बढ़ेगा, शून्य रहेगा, या फिर दिशा बदलती रहेगी। क्लियर है? पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा कि विभवांतर की दिशा नहीं बदलती, तो ये तो हटा देना। क्लियर हुआ? भाई विभवांतर की विभव जहां होगा वहीं विभवांतर होता क्या है पहले तो बताइए। दो बिंदु, दो क्या है? बिंदु, और दो बिंदु पर विभव होगा। क्या होगा? विभव। और इन विभव में जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंट। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंट। तो जब ये सीधा खड़ा यानी क्षैतिज खड़ा हुआ था, जब इसको गिराएंगे यानी छोड़ दिया जाएगा तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कैसा रहेगा दोस्तों? घट जाएगा। कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर हुआ? चलिएगा 72, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? वृत्तिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहोचुंबकीय, या अर्धचालक? आपको बताना है इनमें से चुंबकीयशीलता किसकी सबसे ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो आएगा। बताएं क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी से आंसर दें। अरे भाई किसकी चुंबकीयशीलता ज्यादा होगी ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम लगा रहे हो। लोहो चुंबकीय किसकी होगी? लोहो। अरे अर्धचालक की चुंबकीयशीलता कहाँ से ज्यादा हो जाएगी? वो तो अर्धचालक है पहले से ही। क्लियर है? किसकी चुंबकीयशीलता ज्यादा होगी? लोहो चुंबकीय। 73। हाँ, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है? अरे यार ये कोई क्वेश्चन है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? दुनिया को याद है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ग्रेविटी जिसको अपन बोलते हैं। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 74 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? यदि रेखीय वेग v हो, कोणीय वेग ओमेगा हो और त्रिज्या r हो, तो इनमें कौन सा समीकरण रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में आपको संबंध बताता है? रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में आपको संबंध कौन बताता है? अच्छे से बताया हुआ है ये मैंने कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि रेखीय वेग जो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। रेखीय वेग त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, रेखीय वेग त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। बहुत अच्छे से बताया है। ऑप्शन नंबर पहला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही होगा, इसके अलावा कोई दिख भी नहीं रहा है। 75 नंबर का क्वेश्चन,
अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है, जब अपन कोई व्यक्ति है वो नदी में क्या करता है, नाव से कूदता है, जैसे नाव है और यहां से कूद के जा रहा है, कूद के क्या कर रहा है, जा रहा है, तो नाव पीछे की ओर हट जाती है और व्यक्ति आसानी से किनारे पे पहुंच जाता है। व्यक्ति कहां पहुंच जाता है, आसानी से किनारे पे पहुंच जाता है। यह न्यूटन का, क्लियर है, यह न्यूटन का कौन सा नियम पे लागू होता है, आपको बताना है कि इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है। प्रथम नियम लग रहा है, दूसरा लग रहा है, या तीसरा लग रहा है। बहुत इजी है, इसका आंसर तो आप लोगों को देना पड़ेगा और आपको देना ही है इसका आंसर दोस्तों। अगर इसका आंसर नहीं आया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। बताइए न्यूटन का कौन सा नियम इसमें लग रहा है, न्यूटन का कौन सा नियम इसमें लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति एक नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है और व्यक्ति आसानी से किनारे पे पहुंच जाता है। इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है। साक्षी रघुवंशी जी, रवि करार जी, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। साक्षी रघुवंशी जी बता रहे हैं कि सर दूसरा नियम लग रहा है बी। अरे यार कहां कहां से भाई कॉन्सेप्ट की कमी हो जाती है। देखो न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है जड़त्व, सीधी सी बात है, क्या बोलता है, ये जड़त्व बोलता है। और जड़त्व में भी कितने जड़त्व, इसमें दो जड़त्व, एक बोलता है ये स्थिति का जड़त्व, दूसरा बोलता है गति का जड़त्व। स्थिति का जड़त्व बोलता है कि जब तक कोई वस्तु क्या है, जब तक कोई वस्तु स्थिति में रहेगी, जब तक उसके ऊपर बाहर फोर्स ना लगाओ तो आगे नहीं बढ़ेगी। गति का जड़त्व बोलता है कि जब तक वो वस्तु गति में रहेगी, जब तक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे। न्यूटन का दूसरा नियम संवेग पर आधारित है। किस पे आधारित है, संवेग पे। यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। अब यहां मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्लियर है, सी है सर, हाँ जी बिल्कुल सी होगा, न्यूटन का तीसरा नियम होगा इसके अंदर। किसका नियम होगा, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया। एक थप्पड़ किसी में मारो, उधर से दूसरा थप्पड़ अपने ऊपर आ गया, क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया। आपने क्रिया की, उसने प्रतिक्रिया की। आपने किसी को एक गाली दी, उसने भी एक गाली दी, हो गई क्रिया प्रतिक्रिया। क्लियर है, यानी जितना फोर्स आप किसी एक चीज पे लगाओगे उतना ही फोर्स रिटर्न उस चीज का अपने ऊपर लगेगा। यही होती है, आपने नाव पे फोर्स लगाया, नाव ने आपके ऊपर फोर्स लगाया। आप अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हो, अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगाती है और आप आगे चल पाते हो। जैसे मैं चल पा रहा हूं तो ये क्या है, फोर्स है। अगर पैरों के बीच में फोर्स नहीं रहेगा और घर्षण नहीं रहेगा तो फिर अपन नहीं चल पाएंगे, फिर अपन नहीं चल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम। यही होता है न्यूटन का तीसरा नियम। प्रथम नियम जड़त्व पे आधारित है, दो प्रकार के जड़त्व होते हैं, स्थिति का और गति का। दूसरा संवेग पर आधारित है, संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, लेकिन संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेग। इस चीज का ध्यान रखना। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। लेकिन वेग में परिवर्तन संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। संवेग होता क्या है, संवेग क्या होता है, एम भी, पी इज इक्वल टू पोटेंशियल। क्लियर है, P इज इक्वल टू एम भी। ये क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम, जिसको P से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यूटन का तीसरा नियम। किसका नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कणों का संवेग बराबर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। कौन कौन से कण हैं, पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है और चौथा अल्फा कण है। का सबसे अधिक गति किसमें होगी, यानी सबसे अधिक जो है गतिज ऊर्जा किसमें होगी। एवरी रिएक्शन हैज एन द अपोजिट रिएक्शन। हाँ जी रवि करार जी बिल्कुल सही है। एवरी रिएक्शन हैज अ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इसमें इक्वल और लगाइए तो सही होगा। क्लियर हुआ, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित कणों का जो है संवेग क्या है, बराबर है। यानी इनका संवेग बराबर, क्या बराबर दोस्तों, इनका संवेग बराबर है। संवेग का मतलब होता है क्या, एम वी। एम का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, वी का मतलब होता है वेलोसिटी यानी चाल, वेग। क्या होता है, चाल वेग। अब सभी कणों का क्या है, संवेग बराबर है। क्या बराबर है, संवेग बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण सबसे अधिक जो है गतिज ऊर्जा किस में होगी, क्या इलेक्ट्रॉन में होगी, क्या प्रोटॉन में होगी, क्या न्यूट्रॉन में होगी, या फिर अल्फा कण में होगी, किस में होगी, जल्दी से आंसर दे।
सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, यानी देखो स्पीड का मतलब गतिज ऊर्जा किसकी होगी, जबकि बोल दिया उसने। कई लोगों का दिमाग तो यही खराब हो गया। क्यों? क्योंकि भाई संवेग जो है वो क्या हो गया, संवेग क्या होता है, अब समझिएगा। संवेग, संवेग को बोलते हैं पी, वैसे मोमेंटम होता है लेकिन पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू एम भी। अब भाई ये एम का मतलब होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। भी का मतलब होता है वेग, वेग बोलो इसको, या फिर आप चाल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, चाल बोल सकते हो, बात बराबर है। तो ये तो बराबर हो गया। अब बोलोगे सर इसकी तो चाल भी बराबर हो गई, चाल बराबर नहीं हुई, संवेग बराबर हुआ है। क्या हुआ है, यही समझना है, यानी चाल सबकी अलग अलग रहेगी, चाल सबकी अलग अलग रहेगी। क्यों, क्यों रहेगी भाई, सबसे हल्का कण होगा, सबसे हल्का कण होगा जिसका द्रव्यमान कम, मान के चलो कि मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा कण, ये तीन कण मैंने यहां पे आपके लिए लिख दिए हैं। अगर इनका संवेग आपको बराबर करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि इनमें सबसे हल्का कण कौन सा है, क्लियर है, उसकी ही स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्या प्रोटॉन हल्का है, प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तो न्यूट्रल होता है। क्या न्यूट्रॉन हल्का है, क्लियर है, सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी तो इनके बराबर संवेग निकल के आएगा। इसका इसका संवेग इनके बराबर कैसे आएगा, क्योंकि इसका क्या होगा, मास ज्यादा होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम। तो ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके संवेग को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इसी तरह इसका मास ज्यादा होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, क्लियर है। इसी तरीके से तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की चाल, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। चलिएगा 77 नंबर का क्वेश्चन, असमान वेग में वस्तु समान समय में समान अंतराल पर समान त्वरण की वृद्धि होती है, समान संवेग की वृद्धि होती है, समान दूरी तय नहीं करती है, समान दूरी तय करती है, ये आपको बताना है। इसमें से आंसर क्या होगा, चलिएगा कि भाई असमान वेग है, यानी जो चाल है, वेग का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है चाल से। वेग का मतलब क्या है, चाल, यानी चाल घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्लियर है। लेकिन समय कैसा है, समय अंतराल जो है वो समान है, कैसा है, समय अंतराल जो है वो हमेशा समान रहेगा। तो समान त्वरण की वृद्धि होती रहेगी। भाई समान त्वरण की वृद्धि नहीं होगी, कभी वृद्धि कम भी हो जाएगी, क्लियर है, कभी घट भी जाएगी, कभी बढ़ भी जाएगी। तो अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वृद्धि होगी, भाई स्पीड है ही नहीं समान, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, कम होगी तो त्वरण कम होगा, ज्यादा होगी तो त्वरण ज्यादा होगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखें, समान संवेग की वृद्धि होगी, भाई मास वेलोसिटी, समान संवेग की वृद्धि तब होती जब आपका वेलोसिटी सेम होता, यानी वेग सेम होता, वेग ही समान नहीं है, तो ये भी गलत, क्लियर है। अगला आइए, समान दूरी तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, समान दूरी तय नहीं कर पाएगा। भाई वेलोसिटी जब सेम नहीं है तो समान दूरी कैसे तय कर लेगा, कभी दूरी कम, कभी दूरी ज्यादा, कभी दूरी कम, कभी दूरी ज्यादा, कभी दूरी कम, कभी दूरी ज्यादा, ऐसे ही होता रहेगा। अगर मान के चलो कि मैं 30 की स्पीड से जा रहा हूँ, 1 घंटे में कितना जाऊंगा, 30 किलोमीटर, और वही मान लो मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूँ, 40 किलोमीटर, समान दूरी कहाँ हुई, अलग अलग हुई। समान दूरी तय करता है, ये भी गलत है, समान दूरी तय कर ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी वाला, क्या होगा, सी वाला। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है 78, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 78 है। वेग समय ग्राफ में ग्राफ द्वारा ग्राफ के नीचे दोनों अक्षों के बीच बनाए गए क्षेत्रफल किसके बराबर होते हैं, क्लियर है, संवेग के बराबर होते हैं, दूरी के बराबर होते हैं, विस्थापन के बराबर होते हैं, या फिर औसत वेग के बराबर होते हैं। आपको बताना है 78 का आंसर, जल्दी से बताएं। 78 के आंसर्स दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्लियर है, मेरे प्यारे साथियों, तो आप बताओ आपको कैसा अच्छा लगता है, वैसे बोलते हैं। हाँ जी, सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी जी नहीं बनना अपने को। चलिएगा, आंसर नहीं आया किसी का, बहुत बढ़िया है।
जब आप वेग समय का ग्राफ बनाते हो, किसका बनाते हो, यहाँ पे बनाते हो, ये वेग है यानी v है, और ये है आपका t यानी टाइम, क्या है, टाइम मतलब समय। तो इन दोनों के बीच में जब ये लाइन निकालती है तो ये क्या बताती है, दूरी, कि इतने वेग से इतने समय में कितनी दूरी कवर की मैंने। तो ये क्या बताता है, दूरी को बताता है। किसको बताता है, दूरी को बताता है। 79 नंबर का क्वेश्चन। किसी वस्तु को किसी मीनार की ऊंचाई से 0 वेग से नीचे गिराया गया, 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, आपको ये बताना है। यहां लगाना है आपको गति के समीकरण। अब गति के समीकरण के बारे में बात करते हैं, क्लियर है, गति के समीकरण के बारे में बात करते हैं। गति के समीकरण, क्योंकि यहां जरूरत पड़ेगी। अब जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो बात करना बनता है। अब देखिएगा, गति के 3 समीकरण होते हैं, पहला एंड दूसरा एंड तीसरा। गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण होते हैं गति के। और हालांकि गति के 4 समीकरण होते हैं, एक और होता है, लेकिन आपको 3 पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है। चौथा समीकरण इन तीनों को मिला के बनता है। चौथा समीकरण क्या होता है, इन तीनों को मिला के बनता है। अब यहाँ आपको ये कंसीडर करना रहता है कि इन तीनों में से कौन सा समीकरण लग रहा है। किसी मीनार की ऊंचाई से 0 वेग से नीचे गिराया जाता है, यानी इसका पहला प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। भाई यहाँ पे जो 2 चीजें होती है, एक होता है u, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, क्लियर है, ये होगा आपका प्रारंभिक वेग। एक होता है v, ये v होता है आपका अंतिम वेग। v क्या होता है, अंतिम वेग। तो ये प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग कब शून्य होता है, जब आपको क्या हुआ कि आपको कोई चीज रुकी हुई मिल रही है। क्या मिल रही है, रुकी हुई मिल रही है, उसका प्रारंभिक वेग 0। अगर आपकी आंखों के सामने आके कोई चीज रुक रही है तो उसका अंतिम वेग 0। वो बोल रहा है 0 वेग से गिराया जाता है, तो यानी u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां भी निकालना है, u की वैल्यू 0 हो गई, प्लस a कितना है, a कितना है 4 सेकेंड, a कितना है 4 सेकेंड, सॉरी t कितना है 4 सेकेंड। a का मतलब होता है त्वरण। अब यहां ऊपर से गिरा रहे हैं तो यहां a की जगह हो जाता है g, यानी ग्रेविटी लग जाती है। क्या लग जाती है, ग्रेविटी। तो g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो v इज इक्वल टू निकल के कितना आएगा, 4 × 9.8। कितना आएगा, 4 × 9.8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इज द राइट आंसर। क्लियर है, 9.8 × 4। क्लियर हुआ। चलिएगा अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80। किसी वस्तु का वेग और उसका द्रव्यमान को दुगना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। भाई किसी वस्तु का वेग यानी v, पहले v था, अब कितना हो गया 2v, और उसका द्रव्यमान m था, क्या था m, अब हो गया 2m, कर दिया द्रव्यमान। दुगना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्या बल प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा, प्रणोद प्राप्त होगा, या संवेग प्राप्त होगा। अरे भाई बात तो एक ही है, v mv क्या होता है, ये mv, और mv क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है। जब इसको दुगना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, mv 2 दूनी 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 × संवेग, यानी संवेग को ही आप क्या कर रहे हो, गुना कर रहे हो। वो अरे अच्छा, मुझे लगा दुगना है। वो बोल रहा है कि v और m का मल्टीप्लाई, v और m का मल्टीप्लाई, ये तो संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है, सीधी सी बात है। क्या होता है दोस्तों, संवेग होता है। क्या है ये भाई, मास, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है, ये गुणनफल है। अरे मुझे ये गुना लगा, गुना का मतलब है गुणा करना, ये गुणा है। क्या है, गुणा है। तो ये आंसर होगा संवेग। क्लियर है, क्या होगा, संवेग होगा। क्वेश्चन नंबर 81। 1 kg वस्तु का भार कितना होता है। 1 kg वस्तु का भार
1 kg वस्तु का भार कितना होता है आपको बताना है। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है। लाइक करें, जल्दी से लाइक करें। चलिए 1 kg वस्तु का भार, किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई। न्यूटन, 9.8 न्यूटन। क्योंकि जो नाम लिखा है ना भार, ये भार किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। भार किस पे डिपेंड करता है? भार जो है दोस्तों ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे। तो 1 kg भार का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। क्लियर है? कितना होता है? 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 82, चलिए बताइए। किन्हीं दो फेजों के बीच विद्यमान वोल्टता क्या कहलाती है? क्लियर है? न्यूट्रल वोल्टता, दूसरा है अर्थिंग वोल्टता, तीसरा है फेस वोल्टता, चौथा है लाइन वोल्टता। आपको इसका आंसर देना है। किन्हीं भी दो फेजों के बीच में, किसमें? किन्हीं भी दो फेजों के बीच में जो विद्यमान वोल्टता होती है वह कितनी होती है, ये आपको बताना है। क्लियर है? किन्हीं भी दो फेजों के बीच में विद्यमान वोल्टता, इसको बोला जाता है लाइन वोल्टता। क्या बोला जाता है? लाइन वोल्टता। तो ये लाइन की वोल्टता होती है क्योंकि दो फेज एक लाइन के अंदर होते हैं। जैसे ये लाइन है, एक फेज यहाँ है, एक फेज यहाँ है, इनके बीच में ये क्या है? ये एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं लाइन वोल्टता। चलिएगा 83 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 83। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कल भी आया था और आज भी आया है, ये रिपीट हो गया है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वस्तु का कार्य जो होता है, क्या होता है? कार्य। तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। अब आप बताइए, एफ का मतलब होता है बल, तो ये बल पे डिपेंड करेगा। एस का मतलब होता है विस्थापन, एस का मतलब क्या होता है? विस्थापन। कोस का मतलब होता है कोण, कोस थीटा आ रहा है कोण। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है, बल, विस्थापन और कोण। इसके अलावा जो भी चीज आए वो उस पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? अगर आप बोल दे आपसे कि एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है तो गलत मत कर देना, क्योंकि बल क्या है? एफ, और एफ का मतलब क्या होता है? एम ए, यानी ये द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगी। किस पे करेगी? द्रव्यमान पे भी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, तो ये त्वरण पे भी डिपेंड करेगी, ग्रेविटी पे भी करेगी, क्योंकि एम ए की जगह एम जी हो सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। तो यहां ध्यान रखना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 84, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? इसको लगा लेना आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋणात्मक कार्य की स्थिति में जो बल और ऋणात्मक कार्य जो होगा उस स्थिति में जो बल होगा और जो बल के साथ साथ विस्थापन होगा, इनके बीच जो कोण होगा, क्या होगा? कोण होगा। तो इस कोण का मान कितना होगा? इस कोण का मान होता है, क्लियर है? इस कोण का मान होता है 18 डिग्री। कितना होता है? 18 डिग्री। और 90 डिग्री पे जो कार्य होता है, क्या होता है? 90 डिग्री पे कार्य कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्लियर है? 45 डिग्री पे जो कार्य होता है, किस पे? 45 डिग्री पे जो कार्य होता है वो कैसा होता है? अधिकतम कार्य होता है। कैसा होता है? अधिकतम कार्य होता है। 0 डिग्री पे जो कार्य होता है, किस पे होता है? 0 डिग्री पे कार्य होता है, वह न्यूनतम होता है। क्लियर हुआ? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 85, जब जलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो क्या होगा? चलती नहीं है ये, चलती है। क्या है? चलती। जब चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, क्लियर है? तो गति दुगनी हो रही है, क्या हो रही है? गति दुगनी हो रही है। 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अगर गति दुगनी हो रही है, क्या हो रही है? गति दुगनी हो रही है। तो पहले भी थी, अब 2 भी हो जाएगी। क्लियर है? 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 से बढ़ के। तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ गतिज ऊर्जा आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी दोस्तों? 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? ये तो आपको बताना है। जल्दी से बताएं, मैं पानी पी के आता हूं। बिल्कुल सही है साक्षी जी। बताइए आंसर क्या है? आंसर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और जो आपकी गतिज ऊर्जा है, इन दोनों को जब मिला दो तो वो बन जाती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और वस्तु के गति से जो ऊर्जा पैदा होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा देखना है आपको तो किसी भी चीज में अगर ऊंचाई है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, और अगर किसी भी चीज में गति है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है उसके अंदर दोनों हो, यानी उड़ती हुई चील, उड़ता हुआ एरोप्लेन ऊंचाई पे उड़ रहा है, स्थितिज ऊर्जा है। उड़ रहा है, गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा है। दोनों है मतलब यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। चलिएगा 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? क्लियर है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता? बताइएगा। लोहा, निकिल, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम? भाई लोहा तो चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है, निकिल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, एल्यूमिना जो है ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता। क्लियर है? आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। 88, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया था? किसने किया था? विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रवाह है सबसे पहले किसने किया था? हेनरी द्वारा, ओर्स्टेड द्वारा, फेराडे द्वारा या बोल्ट द्वारा? ये आपको बताना है। क्लियर है? क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? जल्दी से दें आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओर्स्टेड द्वारा। किसके द्वारा? ओर्स्टेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? क्लियर है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? वह होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है दोस्तों? ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 90, अपने लास्ट पड़ाव की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। कहाँ चल रहे हैं? लास्ट पड़ाव की तरफ। क्लियर हुआ? उससे पहले देख लीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज चल रही है 51 रुपये में, 11 टेस्ट हैं। आपको लेना है वर्तिका क्लासेस ऐप। वर्तिका क्लासेस ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। क्लियर है? वहां आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिएगा जो क्वेश्चन था वो बताइएगा। जी और जी में संबंध क्या है? क्लियर है? कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है? क्या ये है या ये है या ये है या ये है? आपको बताना है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है? तो देखिएगा, जो कैपिटल जी होता है ये होता है
क्लियर है। और एक होता है स्मॉल जी, ये दोनों ग्रेविटी होती है। तो ये दोनों फोर्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, क्योंकि एक फोर्स होता है जिसमें लिखते हैं G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? ये फोर्स होता है। इसके द्वारा अपन लिखते हैं G m1 m2 m स्क्वायर। तो इनमें संबंध क्या होगा ये आपको बताना है। इनमें संबंध क्या होगा ये आपको बताना है। डी बिल्कुल सही है। ये होता है संबंध इनके बीच में। क्या होता है? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में संबंध होता है। किसमें? स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में ये संबंध होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 91। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है आपको ये बताना है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो लगभग कितनी होती है? क्लियर है। 7,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी है आपको ये बताना है। देखिएगा पृथ्वी का जो टोटल व्यास होता है लगभग 12,000 किलोमीटर के समथिंग होता है। तो आधा करके देख लीजिएगा कितना होता है। 6,400 के समथिंग आएगा। ये भी अप्रोक्स है। क्लियर है। ये किसी ने नापी नहीं है, ये अनुमानित है। कैसी है? सब अनुमानित है। ये सब चीजें नापी नहीं गई हैं, ये चीजें ध्यान रखना। अनुमानित है 6,400। 92 नंबर का क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं यानी भूमि के ऊपर, यानी अपने धरती के ऊपर जो अपन उपग्रह लगाते हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो जो भू स्थिर उपग्रह हैं वो जैसा पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, वो भी वैसा ही गति करते हैं। क्यों? अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो उनको पृथ्वी के साथ घूमना पड़ेगा, तभी तो उस जगह को लोकेट कर पाएंगे वो। पता चला पृथ्वी ऐसे घूम रही है, वो इधर घूम रहा है। निगरानी करनी थी कहाँ की? इंडिया की। निगरानी कर रहे हैं कहाँ की? इधर कोलंबिया की। ओ माय गॉड, ब्लैक पेगोड़ा। ओ माय गॉड, इंडिया में ऐसे कहाँ से आ गए? तो समझ में आया। तो जिधर पृथ्वी घूमती है उधर ही इनको घूमना पड़ेगा, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। कहाँ? पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 93। क्लियर है। कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग का उद्देश्य क्या है? कृत्रिम उपग्रह जो हैं इनके उपयोग, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग अपन क्यों करते हैं? मौसम की जानकारी लेने के लिए, संचार के लिए। मैंने फोन लगाया, जैसे मैं बोल रहा हूं इस माइक में, कोई कनेक्टिविटी है? नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी सिर्फ इसकी कहां से है? इससे है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो कहां से है? इसकी कनेक्टिविटी यहां से, ये देखो, ये खत्म है। इसके अलावा कुछ है? नहीं है। अब मैं यहां से बोल रहा हूं, आवाज कहां तक जा रही है? आवाज जा रही है आप लोगों तक। कहां तक जा रही है? आवाज आप लोगों तक जा रही है। कैसे जा रही है? ये किसकी वजह से? कृत्रिम उपग्रह जो बना के ऊपर छोड़ रखे हैं। तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, वायुमंडल के ऊपर हिस्से जो हैं उनके अध्ययन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा तीनों। क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा तीनों। चलिएगा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? भाई ये अर्थ है। क्या है ये अर्थ है। ये अर्थ है। ये कोई पिंड है। ये क्या है? ये कोई पिंड है। और ये पिंड है और ये ऊपर से गिर रहा है। तो भाई इस पिंड का कोई क्या होगा? द्रव्यमान होगा और किसी ना किसी वेलोसिटी से गिरेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? लक्ष्य, यस, डी। क्लियर है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा क्या? क्लियर है। वस्तु के भार पे डिपेंड करेगा क्या, या वस्तु के घनत्व पे डिपेंड करेगा, या इनमें से कोई नहीं? चलो मैंने दोनों चीजें बता दी हैं। अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
बताएं? तो देखें, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, क्यू, ये क्यू कौन सा आंसर है? अच्छा ए, वस्तु का द्रव्यमान नहीं। देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो दो चीजें हैं, एक होता है द्रव्यमान, क्या होता है? द्रव्यमान। और एक होता है भार। क्लियर है? क्या होता है? भार। तो इसका द्रव्यमान कभी चेंज होता ही नहीं है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, कुछ भी हो जाए। मेरा द्रव्यमान 60 केजी है, 60 केजी रहेगा, चाहे मुझे पृथ्वी पर रखो चाहे मंगल पे ले जाओ, क्योंकि द्रव्यमान नॉट चेंजेबल है। ये ग्रेविटी को चेंज नहीं होता, तो द्रव्यमान पे तो डिपेंड नहीं करता है। दूसरा चीज है, वस्तु के घनत्व पे डिपेंड नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। भार, भाई ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भार क्या होता है? घटता बढ़ता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? भार पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? भार पे, यानी वस्तु के भार पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 95, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह के कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो किस में चक्कर लगाते हैं आपको ये बताना है। वो किस में चक्कर लगाते हैं ये आप लोगों को बताना है। किस में चक्कर लगाते हैं आप लोगों को बताना है। वृत्तीय में नहीं, वृत्तीय है ही नहीं। वर्गाकार तो वैसे भी नहीं है। कौन सा है? दीर्घवृत्ताकार। कौन सा है भाई? ऐसे है ना, ये क्या है? यही तो है एलिप्टिकल। यहां कहीं सूर्य होता है, सन होता है। क्लियर है? ये ग्रह हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं, एक यहां से लगा रहा है, एक कहां से लगा रहा है, एक यहां लगा रहा है, एक यहां लगा रहा होगा, एक यहां लगा रहा होगा। तो ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार। क्या है? दीर्घवृत्ताकार। बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 96, केपलर के नियम अनुसार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान समय अंतराल में क्या करते हैं? समान क्षेत्रफल तय करते हैं, असमान क्षेत्रफल तय करते हैं, सूर्य से ज्यादा निकट क्षेत्रफल कम तय करते हैं, या फिर सूर्य से अधिक दूरी पर स्थिति में अधिक क्षेत्रफल तय करते हैं। ये आपको बताना है। तो देखिएगा, केपलर का नियम यही था कि ये समान समय अंतराल में, क्लियर है, चाहे सूर्य के पास में हो चाहे सूर्य से दूर हो, ये समान समय अंतराल में समान दूरी यानी समान क्षेत्रफल को तय करते हैं। क्या करते हैं? समान क्षेत्रफल को। जैसे ये मान के चलिएगा, ये है, यहां कहीं मान लो कि सन है, यहां पे क्या है? ये सन है। क्या है? सन। अगर पृथ्वी यहां है और एक बार पृथ्वी यहां है, तो यहां से जितना क्षेत्रफल ये तय करेगी, वो यहां से भी इतना ही क्षेत्रफल क्या करेगी दोस्तों? तय करेगी। इसी को बोलते हैं केपलर का नियम। केपलर का नियम क्या होता है? केपलर का नियम कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। क्या करता है? समान क्षेत्रफल तय करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन पास में आ रहे हैं। पहला टेस्ट हमारा खत्म होने वाला है बहुत ही अच्छी तरीके से। कृष्णा ओडेनिया, सी किसका बता रहे हैं भाई? गलत है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? बताइएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यहां मैं किसी एक का नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं दोनों का, कि पृथ्वी और सूर्य के जो बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह कितना होता है, आपको यह बताना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5.5, क्लियर है? 5.5 इंटू 10 टू द पावर 27, 6 इंटू 10 टू द पावर 12, 4.7 इंटू 10 टू द पावर 30, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 11। आपका आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा ये वाला 5.5 इंटू 10 टू द पावर 27। यही होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अगला, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? ऑप्शन किधर गए? अच्छा यहां है, 9.8, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 है। ये 10 टू द पावर -11 लग रहा है, इस पर राइट निशान लग रहा है, हटाया ही नहीं है। आंसर यही होगा। क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा? यही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यपालिका का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? साइंस कितने नंबर की आ रही है? साइंस 50-100 नंबर की आ रही है। किस चीज की बात कर रहे हैं कृष्णा जी आप? पटवारी की या फिर वर्ग 2 की? पटवारी में तो कोई वो ही नहीं है, कभी 40 की आ जाती है, कभी 20 की आती है, कभी 7 नंबर की आ रही है, कभी 15 नंबर की आ रही है।
यहाँ फिक्स है कि 90 नंबर की आना है, 90 से 100 नंबर के बीच में। क्लियर है? तो बताइए, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, क्लियर है, ये किसने बनाया था? फेराडे ने। किसने बनाया था? फेराडे का नियम था। पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली का सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था? तो फेराडे ने दिया था। लास्ट क्वेश्चन, चलिएगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? जो उड़ता हुआ चक्का होता है, उड़ता हुआ जो चक्का होता है ऊपर, इसकी प्रति सेकंड जो गति होती है वो किससे नापी जाती है? ये बताइएगा, किससे नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रोबोमीटर? बैरोमीटर से क्या मापते हैं? यहां पे आप बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हो। वायुमंडलीय सॉरी, जो बैरोमीटर होता है इससे आप सूर्य तक का क्या मापते हो? प्रकाश नापते हो। क्लियर है? दूसरा है आपका हाइग्रोमीटर, द्रव की सांद्रता को मापा जाता है, मतलब द्रव को नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। स्ट्रेबोमीटर, इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेबोस्कोप्स। स्ट्रेबोस्कोप्स नहीं, स्ट्रेबोमीटर होता है ये। चलिएगा, हुआ, ये आपके हो गए हैं पहला टेस्ट समाप्त। ये आपका पहला टेस्ट हो गया है दोस्तों समाप्त। मुझे आवाज बताना कि आवाज कैसी आ रही है। हेलो, बताइए आवाज कैसी आ रही है दोस्तों? हेलो, आवाज आ रही है क्या? बताइएगा, आवाज आ रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? अरे यार रिप्लाई तो दें, आवाज आ रही है कि इस माइक में? माइक चेंज किया है? चलिएगा, देखिएगा, ये आपका 11 टेस्ट हैं, मात्र 51 रुपए में है। वर्तिका क्लासेस ऐप पर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। कहाँ से डाउनलोड करें? डाउनलोड यहाँ से करें, वर्तिका क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से। ये आपको साइन दिखेगा, पहले इंस्टॉल करना है। आईडी आपको स्टूडेंट की बनाना है, पेरेंट की आईडी बनाओगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे। मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी अपने आप सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप जाना टेस्ट सीरीज में, जो भी टेस्ट सीरीज आपको लेना है यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट में, वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट में भाई 15 से 20 नंबर का आएगा। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा, हाँ जी विपिन पारा सर जी बहुत सही है, दबाव को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। चलिएगा, इसमें आवाज आ रही है तो बता देना मुझे, सही अप्लाई भी नहीं करते। मिलते हैं, अगर अच्छी वीडियो अच्छा लगा है, आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा हो, ये रहे दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलें, लाइक जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ये सारी चीजें। मिलते हैं कल, आपका सेकंड नंबर का टेस्ट जल जाएगा एप्लीकेशन पे, वहां से टेस्ट को देना। शाम को 4 बजे फिर मिलते हैं मेरे साथ टेस्ट के सॉल्यूशन। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू सो मच।